कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम से दिन के साथ, जहां हम एक परिवार को देखते हैं जो बाहर से सामान्य लगता है लेकिन अंदर से बहुत सारी परेशानियों और तनावों से गुजर रहा होता है। इस कहानी का मुख्य किरदार है जॉन गैरेटियर, जो एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है। जॉन अपनी पेशेवर जिंदगी में बहुत मेहनती और जिम्मेदार इंसान है, लेकिन उसकी निजी जिंदगी उतनी ही उलझी हुई है। उसका रिश्ता अपनी पत्नी मट एलिस के साथ ठीक नहीं चल रहा होता। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, गलतफहमियां और समय की कमी ने उन दोनों के बीच एक गहरी दूरी पैदा कर दी होती है। जॉन और एलिसन का एक छोटा सा बेटा होता है, डायबिटीज का मरीज है। नाथन एक मासूम और समझदार बच्चा है। वह अपनी पत्नी साथ सुलह करेगा, घर जाकर माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा ताकि उसका बेटा खुश रह सके। काम खत्म करके जॉन घर वापस आता है। घर का माहौल शुरू में थोड़ा तनावपूर्ण होता है, लेकिन जॉन अपनी योजना के मुताबिक एलिसन से बात करता है, अपनी गलतियों को मानता है और सुलह की कोशिश करता है। एलिसन भी धीरे धीरे नरम हो जाती है। तीनों मिलकर लाउंज में बैठते हैं। टीवी चल रही होती है, लेकिन उसी समय कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है, जहां बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा धूमकेतु पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। पहले तो ये खबर बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसी लगती है, लेकिन न्यूज एंकर की गंभीर आवाज और वैज्ञानिकों का विश्लेषण देखकर घर का माहौल अचानक खामोश और भारी हो जाता है। खबरों में बताया जाता है कि धूमकेतु के कुछ टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर चुके हैं और उनमें से एक टुकड़ा बरमूडा क्षेत्र में उसके पास गिरा है। इस टकराव की वजह से वहाँ जोरदार भूकंप आए हैं और बहुत ज्यादा तबाही हुई है। ये सुनकर जॉन और एलिसन एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई देता है। अब यह सिर्फ अफवाह या झूठी खबर नहीं लगती, बल्कि हकीकत बन चुकी होती है। इसी समय जमीन हल्की सी कांपती है। जॉन तुरंत खड़ा होकर बाहर जाकर देखता है। अचानक एक और तेज झटका आता है, जिससे जॉन का संतुलन बिगड़ जाता है और वह गिरते गिरते बचता है। आसपास सब कुछ हिलने लगता है। पक्षी घबराकर इधर उधर उड़ने लगते हैं, जैसे उन्हें भी किसी अनहोनी का एहसास हो गया हो। घर के शीशे कांपने लगते हैं और कुछ जगहों पर दरारें भी पड़ जाती हैं। एलिसन और नाथन बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। नाथन डर के मारे अपनी माँ से चिपक जाता है। इसी तनाव के बीच जॉन के मोबाइल फोन पर एक आपातकालीन अलर्ट आता है। ये सिर्फ उसके फोन पर ही नहीं, बल्कि टीवी पर भी चल रहा होता है। ये एक स्वचालित सरकारी संदेश होता है, जिसमें बताया जाता है कि कुछ खास लोगों और परिवारों को आपातकालीन शेल्टर के लिए चुना गया है। जब जॉन संदेश को ध्यान से देखता है, तो उसमें उसका और उसकी फैमिली का नाम शामिल होता है। जॉन और एलिसन के लिए ये खुशी और जिम्मेदारी दोनों का पल होता है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए ये सिर्फ गुस्से और नफरत की वजह बन जाता है। लोग बदुआएं देने लगते हैं और जॉन के घर के बाहर हंगामा करके वहाँ से चले जाते हैं। इस सब के बाद जॉन और एलिसन समझ जाते हैं कि अब समय बर्बाद करने का नहीं है। वे तुरंत पैकिंग शुरू कर देते हैं। सबसे ज्यादा ध्यान नाथन का रखा जाता है, क्योंकि वह डायबिटिक है। तीनों कार में बैठकर घर से निकलते हैं। अभी वे थोड़ी ही दूर बढ़ते हैं कि एक दिल दहला देने वाला दृश्य सामने आता है। उनकी पड़ोसन, जो अपनी छोटी सी बेटी को गोद में उठाए होती है, भागती हुई उनकी कार के पास आती है। वह रोते हुए एलिसन से भीख मांगती है, कृपया मेरी बेटी को अपने साथ ले जाओ, मैं नहीं चाहती कि वह यहीं मर जाए। एलिसन का दिल पिघल जाता है, लेकिन जॉन जानता होता है कि सरकार के सख्त नियम हैं। उन्हें साफ मना किया गया होता है कि वे किसी और को साथ नहीं ले जा सकते। मजबूरी में वे पड़ोसन को मना कर देते हैं। कार आगे बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि जॉन, एलिसन और उनका बेटा नाथन तेजी से अपनी गाड़ी में निकासी स्थल की ओर रवाना होते हैं। सड़कों पर पहले ही अजीब सा माहौल होता है। हर तरफ अफरा तफरी, लोग भागते हुए, कुछ लोग गाड़ियों में अपना सामान भरते हुए, और ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा होता है। और हवा में एक अजीब सा डर महसूस होता है, जैसे हर इंसान को अंदाजा हो कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जॉन गाड़ी चलाते हुए पूरी तरह ध्यान लगाए रहता है, लेकिन उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे होते हैं। वह सोच रहा होता है कि अगर सिर्फ एक धूमकेतु का टुकड़ा इतनी तबाही ला सकता है, तो असली टकराव के बाद दुनिया का क्या हाल होगा। कुछ देर बाद वे लोग निकासी स्थल के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ का दृश्य और भी ज्यादा डरावना होता है। ऊंची ऊंची बाड़ें, हथियारबंद अधिकारी और हजारों लोग जो वहाँ जमा हो चुके होते हैं। हर चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही होती है। जॉन गाड़ी से उतरकर एलिसन और नाथन के साथ लाइन में लग जाता है। लाइन बहुत लंबी होती है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। इसी बीच जब उनकी बारी पास आती है, तो जॉन को अचानक याद आता है कि नाथन की इंसुलिन गाड़ी में ही रह गई है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है कि वह इंसुलिन लेने जा रहा है। एलिसन पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन फिर सोचती है कि बिना इंसुलिन के नाथन का जिंदा रहना मुश्किल हो सकता है। जॉन एलिसन से कहता है कि तुम नाथन के साथ आगे बढ़ो और विमान में बैठ जाओ, मैं बस अभी आता हूँ। जॉन तेजी से भीड़ के बीच से निकलकर गाड़ी की ओर भागता है। इधर एलिसन और नाथन अधिकारियों के साथ बोर्डिंग एरिया की तरफ चले जाते हैं, तो अधिकारी नाथन के मेडिकल ब्रेसलेट और इंसुलिन का जिक्र सुनते ही रुक जाते हैं। वहाँ सख्त नियम होता है कि इस उड़ान में किसी भी तरह के गंभीर मरीज को अनुमति नहीं दी जा सकती। वह बताती है कि उसका बेटा डायबिटीज का मरीज है और इंसुलिन के बिना रह नहीं सकता। अधिकारियों के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। वे एलिसन और नाथन को एक तरफ ले जाते हैं। एलिसन घबराकर कहती है कि उसका पति बस इंसुलिन लेने गया है और वह अभी वापस आ जाएगा, लेकिन अधिकारी नियमों के आगे मजबूर होते हैं और मेडिकल कैंप की तरफ ले जाते हैं। उधर जॉन जब इंसुलिन लेकर वापस आता है, तो उसकी आंखें हर तरफ एलिसन और नाथन को ढूंढने लगती हैं। वह घबराकर उनका नाम पुकारता है। उसके मन में ख्याल आता है कि शायद वे पहले ही विमान में चढ़ चुके हों। इसी उम्मीद के सहारे जॉन खुद भी विमान में घुस जाता है। विमान के अंदर का माहौल भी बहुत तनावपूर्ण होता है, लेकिन उसकी नजर हर तरफ एलिसन और नाथन को ढूंढती रहती है, लेकिन वे दोनों कहीं
कहीं नजर नहीं आते। इसी दौरान एक आदमी जॉन के हाथ में इंसुलिन का डिब्बा देख लेता है। वह हैरानी से पूछता है कि क्या यह उसकी दवा है। जॉन जवाब देता है कि नहीं, ये उसके बेटे की इंसुलिन है। यह सुनकर वह आदमी और भी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि फिर तुम यहाँ कैसे आ गए जब मरीजों को बाहर ही रोका जा रहा है। जॉन का दिल डूब जाता है। उसके दिमाग में तुरंत ख्याल आता है कि अगर उसका बेटा मरीज है तो शायद उसे भी विमान में रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। घबराहट में वह विमान से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन यात्री उसे रोक लेते हैं। वे कहते हैं कि अब न तो कोई विमान से उतर सकता है और न ही कोई नया यात्री अंदर आ सकता है। इसी दौरान विमान के बाहर लोगों को पता चल जाता है कि सभी सीटें भर चुकी हैं और अब कोई भी अंदर नहीं जा सकता। बाहर खड़े लोग गुस्से से पागल हो जाते हैं। वे चिल्लाने लगते हैं और अधिकारियों पर पत्थर फेंकने लगते हैं। हालात पूरी तरह से काबू से बाहर होने लगते हैं। पुलिस और सुरक्षा बल भीड़ को काबू में करने के लिए गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। गोलियों की आवाज से लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच एक ईंधन से भरा ट्रक आग पकड़ लेता है। आग धीरे धीरे फैलती है और फिर एक भयानक धमाका होता है। पूरी जगह आग और धुएं से भर जाती है। लोग इधर उधर भागते हुए दिखाई देते हैं। एलिसन जो उस समय मेडिकल कैंप के पास होती है, यह धमाका महसूस करती है। उसका दिल जोर से धड़क उठता है। वह बस यही सोच रही होती है कि कहीं जॉन को कुछ हो तो नहीं गया। वह घबराहट में कैंप से बाहर निकलकर जॉन को ढूंढने लगती है, लेकिन चारों तरफ अफरा तफरी होती है। इसी भ्रम के माहौल में एलिसन एक गाड़ी के पास रुकती है और एक कागज पर जल्दी जल्दी लिखती है, जॉन, मैं नाथन के साथ अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। अगर तुम यहाँ आओ और हमें न पाओ तो सीधे वहीं आ जाना। वह ये पर्ची जॉन की गाड़ी के शीशे पर चिपका देती है, जबकि दूसरी तरफ जॉन तबाही के बीच अपनी फैमिली को ढूंढता हुआ भटक रहा होता है। अब हम देखते हैं कि धमाके और आग के बाद पूरा निकासी क्षेत्र बिल्कुल युद्ध का मैदान बन चुका होता है। कुछ देर बाद जब हालात थोड़े शांत होते हैं तो जॉन थककर अपनी गाड़ी की तरफ आता है। उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद होती है कि शायद एलिसन और नाथन यही हों। जब वह शीशे पर चिपका हुआ नोट देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नोट पढ़कर उसके दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। उसे पता चल जाता है कि उसकी पत्नी और बेटा जिंदा है और एलिसन अपने माता पिता के घर जा रही है। यह जानकर जॉन को बड़ी राहत मिलती है, लेकिन साथ ही एक नई चुनौती भी सामने आ जाती है कि अब उसे किसी भी हाल में अपनी फैमिली तक पहुंचना है। इधर कहानी का फोकस एलिसन और नाथन की तरफ चला जाता है। एलिसन नाथन का हाथ पकड़कर सड़क पर चल रही होती है। हर तरफ लोग घबराहट में इधर उधर भाग रहे होते हैं। इसी दौरान वे दोनों एक किराने की दुकान के पास से गुजरते हैं। वहाँ कुछ लोग जबरदस्ती दुकान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। अचानक गोलियों की आवाज आती है। एलिसन तुरंत नाथन को अपनी बाहों में ले लेती है और किसी तरह वहाँ से भागकर अपनी जान बचाती है। थोड़ी देर बाद सड़क पर एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी चलाने वाला एक आदमी होता है जो देखने में पहले तो मददगार लगता है। एलिसन उससे गिड़गिड़ाकर कहती है कि वह उन्हें किसी सुरक्षित जगह तक छोड़ दे। आदमी पहले मना करता है, लेकिन फिर नाथन को देखकर रुक जाता है और उन्हें गाड़ी में बैठा लेता है। गाड़ी के अंदर बैठकर एलिसन उस आदमी को अपनी कहानी सुनाती है। वह बताती है कि कैसे उन्हें आपातकालीन शेल्टर के लिए बुलाया गया, फिर कैसे सिर्फ डायबिटीज की वजह से उसके बेटे को उड़ान से उतार दिया गया और कैसे वह अपने पति से बिछड़ गई। आदमी ये सब सुनकर पहले सहानुभूति दिखाता है, लेकिन उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वह कहता है कि सरकार का यह फैसला बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चों और मरीजों को ज्यादा सुरक्षा मिलनी चाहिए। फिर अचानक वह अपना लहजा बदल लेता है। वह एलिसन को सख्त आवाज में चुप रहने को कहता है और गाड़ी की रफ्तार तेज कर देता है। एलिसन को तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ गलत होने वाला है। वह घबराकर पूछती है कि वह उन्हें कहां ले जा रहा है। अचानक वह आदमी गाड़ी रोककर एलिसन को जबरदस्ती बाहर धक्का दे देता है। एलिसन सड़क पर गिर जाती है और चीखने लगती है। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे निकल जाती है और उसका बेटा नाथन उस आदमी के साथ गाड़ी में ही रह जाता है। एलिसन का दिल टूट जाता है। वह सड़क पर दौड़ते हुए हर आने जाने वाली गाड़ी से मदद मांगती है, लेकिन कोई नहीं रुकता। अब कहानी फिर से जॉन की तरफ लौटती है। जॉन शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसी समय दूर कहीं आसमान से धूमकेतु का एक और टुकड़ा गिरता हुआ दिखाई देता है। जॉन का सब्र टूटने लगता है। वह अपनी पत्नी और बेटे के लिए और भी ज्यादा बेचैन हो जाता है। इसी बेचैनी के साथ वह एक पिकअप ट्रक को देखता है जो कनाडा की तरफ जा रहा होता है। जॉन तुरंत उस ट्रक में बैठ जाता है, इस उम्मीद के साथ कि शायद रास्ते में उसे एलिसन और नाथन मिल जाए, क्योंकि एलिसन के माता पिता कनाडा में रहते होते हैं। ट्रक के अंदर कुछ और लोग भी होते हैं। वहीं जॉन की मुलाकात एक युवा लड़के से होती है जो काफी समझदार और गंभीर लगता है। थोड़ी देर बातचीत के बाद वह लड़का जॉन को एक चौंकाने वाली बात बताता है। वह कहता है कि सरकार ने सिर्फ बेतरतीब लोगों को नहीं चुना, बल्कि उन लोगों को चुना है जो दुनिया को दोबारा बसाने में काम आ सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, सबको एक योजना के तहत बचाया जा रहा है। लड़का जॉन को बताता है कि उसकी माँ एक डॉक्टर है और उसे सब कुछ पता है। वह कहता है कि धूमकेतु के बाद पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और जो लोग बचेंगे वही नई दुनिया बसाएंगे। इसलिए सरकार को जॉन जैसे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरों की सख्त जरूरत है। यह सुनकर जॉन को समझ आ जाता है कि उसे क्यों चुना गया था। लड़का यह भी बताता है कि कनाडा से एक आखिरी उड़ान ग्रीनलैंड के लिए जा रही है, जहाँ एक बहुत बड़ा भूमिगत बंकर बनाया गया है। लेकिन जॉन के लिए सबसे जरूरी बात अब भी अपनी फैमिली को ढूंढना होती है। इसी बीच कुछ लोग जॉन को पहचान लेते हैं। वे उसके चैन का फायदा उठाना चाहते हैं और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जॉन उनके लिए कीमती इंसान होता है। यहाँ एक झगड़ा शुरू हो जाता है। लोग जॉन पर दबाव डालते हैं कि वह उनके साथ चले, लेकिन जॉन मना कर देता है। इसी हंगामे के बीच वह युवा लड़का
जॉन को बचाने की कोशिश करता है। वह जॉन को भागने का मौका देता है, लेकिन खुद उन लोगों के हाथों मारा जाता है। सबसे पहले हम उस आदमी को देखते हैं जो एलिसन को सड़क पर धक्का देकर नाथन को अपनी गाड़ी में लेकर फरार हो चुका होता है। गाड़ी के अंदर नाथन बुरी तरह रो रहा होता है, चीख चीख कर अपनी माँ को बुला रहा होता है, लेकिन वह आदमी बिल्कुल बेरहम बना रहता है। उसकी पत्नी भी गाड़ी में मौजूद होती है, जो पहले तो घबराई हुई होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उस आदमी के इरादे को समझने लगती है। वह आदमी अपनी पत्नी को बताता है कि उन्हें सरकार की तरफ से कोई संदेश नहीं आया था, इसलिए वे शेल्टर के लिए चुने नहीं गए। लेकिन अब नाथन के हाथ पर लगा हुआ रिस्ट बैंड उनके लिए एक सुनहरा मौका बन चुका है। वह कहता है कि इस बच्चे की वजह से वे भी शेल्टर के अंदर जा सकते हैं। यह सुनकर उसकी पत्नी पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच वह भी चुप हो जाती है। गाड़ी तेजी से निकासी स्थल की तरफ बढ़ रही होती है। एलिसन सड़क के किनारे खड़ी रोते हुए मदद मांग रही होती है। उसकी आवाज बैठ चुकी होती है और चेहरा डर और आंसुओं से भरा होता है। कुछ देर बाद एक और गाड़ी रुकती है। गाड़ी में बैठा आदमी एलिसन की हालत देखकर उसे बैठा लेता है। वह उसे निकासी स्थल तक ले जाएगा जहाँ शायद नाथन मिल जाए। इधर जॉन की कहानी भी आगे बढ़ती है। जॉन अकेला सड़क पर चल रहा होता है। उसके चेहरे पर थकान और बेचैनी साफ दिखाई देती है, लेकिन वह जानता है कि अगर वह जिंदा रहा तो शायद वह अपनी फैमिली को बचा सकेगा। आदमी जो नाथन को उठाकर लाया होता है निकासी स्थल पर पहुंच जाता है। अधिकारी को बताता है कि नाथन उनका बेटा है और घबराहट में उनके रिस्ट बैंड खो गए हैं। अधिकारी पहले तो शक करते हैं, लेकिन नाथन के हाथ का रिस्ट बैंड देखकर उन्हें अंदर ले जाने की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन उसी वक्त नाथन जोर जोर से चीखने लगता है और कहता है कि ये लोग उसके माता पिता नहीं हैं, बल्कि उसे जबरदस्ती यहाँ लाया गया है। अधिकारी तुरंत सतर्क हो जाते हैं। वे पूरी स्थिति को समझ जाते हैं और उस आदमी और उसकी पत्नी को पकड़ लेते हैं। नाथन को तुरंत मेडिकल कैंप की तरफ ले जाया जाता है। नाथन थोड़ा बेहतर महसूस करता है, लेकिन वह अभी भी अपनी माँ को याद कर रहा होता है। इसी दौरान एलिसन भी निकासी स्थल पर पहुंच जाती है। वह हर इंसान से अपने बेटे के बारे में पूछती फिरती है। जब वह मेडिकल कैंप के पास पहुंचकर अपने बेटे का नाम लेती है तो एक नर्स उसे अंदर ले जाती है। एलिसन जैसे ही नाथन को देखती है वह फूट फूट कर रो पड़ती है और अपने बेटे को गले लगा लेती है। एलिसन डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि नाथन अब सुरक्षित है और उसे सही देखभाल दी जा रही है। एलिसन के लिए यह बहुत बड़ी राहत होती है। उधर जॉन अकेला सड़क पर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा होता है। गाड़ी ले लेता है और कनाडा की तरफ रवाना हो जाता है। वो सीधे अपने ससुर के घर की तरफ जाता है। दरवाजा खुलने और जॉन अपने ससुर के सामने खड़ा होता है। ससुर जॉन को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी कम और शिकायत ज्यादा होती है। वह कहता है कि एलिसन और नाथन अभी यहाँ नहीं पहुँचे। ये सुनकर जॉन का दिल बैठ जाता है। उसे लगता है कि शायद वह फिर से उनसे देर कर गया है। इसी दौरान बस एलिसन और नाथन को एक छोटी सी टाउन के पास उतार देती है, जो एलिसन के पिता के घर से थोड़ा ही दूर होती है। एलिसन जैसे ही अपने पिता को देखती है रोते हुए उनके गले लग जाती है। पिता नाथन को देखकर शुक्रिया अदा करता है। घर के अंदर थोड़ी सी राहत और सुकून होता है, लेकिन बाहर दुनिया खत्म होने के करीब होती है। कुछ ही पलों बाद वह दूर से एलिसन और नाथन को आते हुए देख लेता है। यह मंजर बेहद भावुक होता है। तीनों एक दूसरे को जोर से गले लगा लेते हैं। दुनिया चाहे खत्म हो रही हो, लेकिन इस पल में उनके लिए सिर्फ फैमिली ही सब कुछ होती है। लेकिन खुशी का यह पल ज्यादा देर तक नहीं रहता। जॉन एलिसन को बताता है कि असली कॉमेट का टकराव अब करीब है और ग्रीनलैंड के बंकर ही आखिरी उम्मीद है। वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें आज रात की आखिरी फ्लाइट पकड़नी होगी। एलिसन के पिता खामोशी से ये सब सुनते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा होता है। बाहर आसमान लाल और नारंगी रंगों में बदल चुका होता है, जैसे प्रकृति खुद किसी आखिरी फैसले की तैयारी कर रही हो। जॉन, एलिसन और नाथन एक ही कमरे में बैठे होते हैं, लेकिन हर इंसान अपने अपने ख्यालों में खोया होता है। इसी दौरान एलिसन के पिता उनके पास आते हैं। उनके चेहरे पर थकान और उम्र का बोझ साफ दिखाई देता है। जॉन उन्हें बताता है कि उन्हें तुरंत ग्रीनलैंड के बंकर के लिए निकलना होगा। एलिसन अपने पिता से कहती है कि वह भी उनके साथ चलें, क्योंकि अब यहाँ रुकना मौत के बराबर है। लेकिन पिता गहरी सांस लेकर सिर हिला देते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं गुजारी है, अपने शहर, अपने दोस्तों और अपनी यादों के साथ। अब जब आखिरी वक्त करीब है तो वह अपनी मिट्टी छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। उनका कहना होता है कि मौत से भागा नहीं जा सकता। जब वक्त आता है तो इंसान को उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ये सुनकर एलिसन रो पड़ती है। यह एक बेहद भावुक पल होता है, जहाँ एक बेटी अपने पिता को छोड़कर जाने पर मजबूर होती है। जॉन भी चुपचाप सिर झुका लेता है। वह जानता है कि इस फैसले को बदला नहीं जा सकता। पिता अपनी बेटी और नाती को दुआ देते हैं और कहते हैं कि हमेशा याद रखना, परिवार सबसे बड़ी ताकत होता है। ये शब्द एलिसन के दिल में गहरी छाप छोड़ जाते हैं। अब परिवार गाड़ी में बैठकर निकल पड़ता है। सड़कों पर चारों तरफ अफरा तफरी मची होती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रहे होते हैं। कहीं कोई मदद मांग रहा होता है तो कहीं कोई अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। जॉन गाड़ी पूरी रफ्तार से चला रहा होता है, जबकि एलिसन नाथन को ढाढ़स बंधा रही होती है। रास्ते में पहला कॉमेट का टुकड़ा उनके बहुत करीब गिरता है। जमीन जोर से कांपती है और हवा में आग का गोला सा बन जाता है। जॉन मुश्किल से गाड़ी को संभाल पाता है। एलिसन डर के मारे चीख उठती है, लेकिन जॉन उसे कहता है कि हिम्मत रखो, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे जैसे वे कनाडा के करीब पहुंचते हैं, कॉमेट के टुकड़े और ज्यादा गिरने लगते हैं। हर तरफ आग, धुआं और टूटे हुए पुल दिखाई देते हैं। कुछ गाड़ियां उनकी आंखों के सामने ही धमाके से उड़ जाती हैं। नाथन अपनी आंखें बंद करके अपनी माँ का हाथ जोर से पकड़ लेता है। ये मंजर बेहद डरावना होता है। अब रात का अंधेरा भी फैल चुका होता है। आसमान से
आग बरस रही होती है। जॉन रेडियो पर सुनता है कि कनाडा से ग्रीनलैंड के लिए आखिरी फ्लाइट रनवे पर तैयार खड़ी है। ये सुनकर जॉन गाड़ी और तेज चला देता है। वक्त लगभग खत्म हो चुका होता है। आखिरकार वे एयरपोर्ट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ भी एक और मुश्किल उनका इंतजार कर रही होती है। सुरक्षा बैरियर बंद हो चुके होते हैं और सिर्फ चुने हुए लोगों को ही अंदर जाने दिया जा रहा होता है। जॉन बिना सोचे समझे अपनी गाड़ी सीधी रनवे की तरफ मोड़ देता है। सब लोग हैरानी में पड़ जाते हैं। प्लेन रनवे पर आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। पायलट गाड़ी को देखकर गुस्से में कॉकपिट से बाहर आ जाता है। वह जॉन पर चिल्लाता है और पूछता है कि क्या वह पागल हो गया है। जॉन गाड़ी से उतरकर पायलट के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। वह कहता है कि वह कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक पिता है जो अपने बच्चे की जिंदगी बचाना चाहता है। जॉन पायलट को अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे वह चुना गया था, कैसे उसका परिवार अलग हो गया और कैसे वे इतनी मुश्किलों के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। पायलट एलिसन और नाथन की तरफ देखता है। नाथन का मासूम चेहरा और एलिसन की बेचैन आंखें देखकर पायलट का दिल पिघल जाता है। इसी पल आसमान से एक और तेज रोशनी चमकती है और दूर कहीं जोरदार धमाका होता है। पायलट समझ जाता है कि वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। वह अपना फैसला बदलता है और परिवार को प्लेन में बैठने का इशारा करता है। जॉन एंड एलिसन शुक्रिया कहते हुए तुरंत प्लेन में चढ़ जाते हैं। प्लेन तेज रफ्तार से रनवे पर दौड़ने लगता है। जॉन खिड़की से बाहर देखता है जहाँ आग और तबाही का मंजर पीछे छूटता जा रहा होता है। एलिसन अपने बेटे को गले लगाकर रो रही होती है। नाथन भी थका हुआ होता है, लेकिन अपने माँ बाप के बीच खुद को सुरक्षित महसूस करता है। आखिरी फ्लाइट में सवार हो चुका होता है, लेकिन असली तबाही अभी उनका इंतजार कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि विमान हवा में उड़ चुका होता है, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल भी शांत नहीं होता। हर यात्री के चेहरे पर डर, थकान और एक अनजानी सी खामोशी होती है। विमान के अंदर हल्की रोशनी होती है और बाहर खिड़कियों से आग बरसाती हुई दुनिया दिखाई दे रही होती है। जॉन अपनी सीट पर बैठा गहरी सांस लेता है, जैसे उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा हो कि वह जिंदा है और अपनी फैमिली के साथ है। विमान के कॉकपिट से कैप्टन की आवाज आती है जो बताता है कि ग्रीनलैंड पहुंचने में अब कुछ घंटे लगेंगे, लेकिन इसी के साथ वह ये भी कहता है कि कॉमेट का असली हिस्सा अब जमीन के बहुत करीब आ चुका है और टकराव किसी भी वक्त हो सकता है। यह सुनते ही विमान के अंदर हल्की सी अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग रोने लगते हैं तो कुछ अपनी सीट पर सिर झुकाकर बैठ जाते हैं। इसी दौरान जॉन खिड़की से नीचे देखता है। वह देखता है कि नीचे शहर एक एक करके अंधेरे में डूबते जा रहे हैं। पावर ग्रिड फेल हो चुके होते हैं और हर तरफ सिर्फ आग और धुआं दिखाई देता है। यहाँ कहानी और ज्यादा भावुक हो जाती है क्योंकि जॉन को एहसास होता है कि शायद ये दुनिया का आखिरी मंजर है जिसे वह देख रहा है। इसी वक्त विमान हल्की सी टर्ब्यूलेंस में चला जाता है और सभी लोग अपनी सीट पकड़ लेते हैं। अब हम देखते हैं कि अचानक विमान के इंस्ट्रूमेंट्स अलार्म देने लगते हैं। कॉकपिट में पायलट घबरा जाते हैं। रडार पर कॉमेट का इम्पैक्ट दिखाई देता है। पायलट पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह सुरक्षित लैंडिंग हो सके। यात्री सांस रोके बैठे होते हैं। विमान जमीन से जोर से टकराता है और कुछ पल के लिए लगता है कि शायद क्रैश हो जाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे विमान रुक जाता है। जॉन और एलिसन भी एक दूसरे को देखकर रो पड़ते हैं। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि विमान की कठिन लैंडिंग के बाद यात्रियों को जल्दी जल्दी बाहर निकाला जाता है। आसमान पूरी तरह धुंधला हो चुका होता है, जैसे सूरज अब कभी निकलेगा ही नहीं। लोगों को सेना के जवान मार्गदर्शन कर रहे होते हैं जो उन्हें जल्द से जल्द भूमिगत बंकर की ओर ले जा रहे होते हैं। जॉन अपने परिवार का हाथ पकड़कर आगे बढ़ता है। इस समय जॉन के चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता होती है, जैसे अब वह सिर्फ एक पिता नहीं बल्कि एक योद्धा बन चुका हो। बंकर का दरवाजा खुलता है और सभी लोग एक एक करके अंदर चले जाते हैं। दरवाजा बंद होता है और बाहर की दुनिया का शोर धीरे धीरे खामोशी में बदल जाता है। अंदर कृत्रिम रोशनियां जल रही होती हैं। चारों ओर कंक्रीट की दीवारें, लंबे गलियारे और सुरक्षा द्वार होते हैं। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है क्योंकि अब ये लोग जमीन के नीचे अपनी जिंदगी बचाने आए होते हैं। जॉन, एलिसन और नाथन को एक छोटा सा स्थान दिया जाता है जहां उन्हें रहना होता है। किसी को नहीं पता कि बाहर की दुनिया का क्या हाल है। बस इतना मालूम होता है कि धूमकेतु का टकराव हो चुका है और सतह पर रहना अब संभव नहीं रहा। इसी दौरान बंकर के अंदर एक जोरदार धमाका महसूस होता है। जमीन हिलती है। लाइटें कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाती हैं। नाथन डर के मारे रो पड़ता है और एलिसन उसे जोर से अपने सीने से लगा लेती है। जॉन दोनों को अपनी बाहों में लेकर कहता है कि कुछ नहीं होगा, हम यहाँ सुरक्षित हैं। ये शब्द सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि खुद जॉन के लिए भी होते हैं। धमाके के बाद सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। घोषणा होती है कि यह धूमकेतु का अंतिम टकराव था। अब सतह पर जहरीली गैसें, अत्यधिक ठंड और आग का तूफान है। किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। लोग समझ जाते हैं कि उन्हें यहाँ महीनों शायद सालों तक रहना पड़ेगा। समय बीतता है। दिन और रात का फर्क सिर्फ रोशनियों से महसूस होता है। इसी दौरान जॉन और एलिसन के बीच रिश्ता और गहरा हो जाता है। जो लड़ाइयाँ, गिले शिकवे और दूरियां पहले थीं, वे इस तबाही में कहीं खो जाती हैं। दोनों को एहसास होता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है और परिवार के बिना सब कुछ बेकार है। आखिरकार वह दिन आता है जब बंकर का दरवाजा धीरे धीरे खोला जाता है। बाहर निकलकर सब लोग एक ऐसी दुनिया देखते हैं जो पहले से बिल्कुल अलग होती है। शहर, इमारतें, सब कुछ तबाह हो चुका होता है। सिर्फ बर्फ, मिट्टी और टूटी हुई जमीन नजर आती है। लेकिन इस तबाही के बीच भी जिंदगी मौजूद होती है क्योंकि ये लोग जिंदा होते हैं।
जॉन अपने परिवार का हाथ पकड़कर खड़ा होता है। वह गहरी सांस लेता है और आसमान की ओर देखता है। एलिसन की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं बल्कि शुक्रिया के होते हैं। नाथन पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। जॉन मुस्कुराते हुए कहता है कि अब हम एक नई दुनिया बनाएंगे। फिल्म का अंतिम दृश्य यहीं पर खत्म होता है, जहां एक तबाहशुदा दुनिया में कुछ लोग नई उम्मीद, नई जिंदगी और नई शुरुआत के साथ खड़े होते हैं। यह कहानी सिर्फ धूमकेतु और तबाही की नहीं बल्कि परिवार का कुर्बानी और जिंदा रहने की हिम्मत की कहानी होती है।